लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि फूरियर सीरीज के एक्सप्रेशन में एफ थीटा किसी भी कोई एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसे हम ए नॉट बाई टू ए एन कॉस एन थीटा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन थीटा एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वाले फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज हम यहाँ सीखने वाले हैं कि ए नॉट कैसे कैलकुलेट करना है, ए एन कैसे कैलकुलेट करना है और बी एन कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए, जब आप ए नॉट की बात करेंगे, ये एक कांस्टेंट टर्म है और यहाँ मैंने ए नॉट बाई टू लिखा है, ध्यान देंगे। ए नॉट एक कांस्टेंट टर्म है और इसे ड्राइव करने के लिए 2 इंटू एवरेज ऑफ एफ थीटा इन 1 साइकिल। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे, फार्मूले के रूप में इसे लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू एफ थीटा डी थीटा थीटा इक्वल टू 0 टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। मैं आपको ये यहाँ बताना चाहता हूँ, ये 1 साइकिल लिखा हुआ है इसीलिए मैंने 0 से 2 पाई किया। आप अगर चाहें तो माइनस पाई से पाई भी कर सकते हैं और अगर कोई लोग चाहें तो थीटा और थीटा प्लस 2 पाई भी कर सकते हैं। सारे के सिचुएशन में आंसर हमारे पास सेम आएगा और हमने 1 साइकिल लिखा है इसलिए ये 0 से 2 पाई मैंने रखा है और ये एवरेज के लिए नीचे डिवाइडेड बाई 2 पाई। अगर आप ए एन की बात करेंगे, ए एन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ कॉस टर्म्स। सिमिलर मैनर में 2 इंटू एवरेज ऑफ एफ थीटा कॉस एन थीटा इन 1 साइकिल। तो अगर आप इसे फार्मूले के रूप में लिखना चाहेंगे 2 इंटू एफ थीटा कॉस एन थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई अपॉन 2। हाँ, सेम ये वाला लॉजिक यहाँ भी लग सकता है। अगर हम एक साइकिल की बात करें तो माइनस पाई से पाई भी लिया जा सकता है, थीटा से थीटा प्लस 2 पाई भी लिया जा सकता है। आंसर तीनों ही केस में सेम आएंगे। और सिमिलर मैनर में अगर हम बी एन की बात करें, बी एन कोफिशिएंट ऑफ साइंस है ना। तो बी एन की अगर जब हम बात करें तो इट इज 2 इंटू एवरेज ऑफ एफ थीटा साइन एन थीटा इन 1 साइकिल। और डिफाइन करने की बात करें तो 2 इंटू 0 से 2 पाई एफ थीटा इंटू साइन एन थीटा इंटू डी थीटा। अगर आपको A1 निकालना है तो आप यहाँ n रखेंगे, A2 निकालना है तो यहाँ 2 रखेंगे, A3 निकालना है तो यहाँ 3 रखेंगे, ठीक है, अपॉन 2 पाई। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ये वाला लॉजिक यहाँ के लिए वैलिड है और यहाँ के लिए भी वैलिड है। तो आप इस फार्मूले को जरा गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से फार्मूला है ना। 2 इंटू एवरेज 2 इंटू एवरेज 2 इंटू एवरेज, और यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कॉस है क्योंकि ये टर्म कॉस के लिए निकाल कोफिशिएंट है, यहाँ साइन है क्योंकि ये टर्म साइन का कोफिशिएंट है। बहुत सारे बुक में या लेक्चर्स के दौरान आप देखेंगे कि ये 2 हटा देता है। ये 2 हटाने से क्या होगा, हमारे फार्मूले में थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ से 2 हटाना पड़ जाएगा, है ना। बाकी ये दोनों एक ही रहेंगे। ये एक डिमेरिट टाइप का है। मतलब मैं इस फार्मूले को
अगर यहाँ टू हटा के लिखना चाहूँ तो एक मेरिट है और एक डिमेरिट है। सबसे पहली बात जान लेते हैं कि डिमेरिट क्या है। डिमेरिट ये है ये कि हमने तीनों फार्मूला जो एक फैशन में लिखा है, 2 इंटू एवरेज 2 इंटू एवरेज 2 इंटू एवरेज, इसमें चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ 2 नहीं रहेगा, बाकी में 2 रहेंगे, यहाँ 2 नहीं रहेंगे, तो थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, याद करने में दिक्कत होगी, याद रखने में, इसलिए हमने यहाँ पहले से 2 लगा रखा है। ये तो डिमेरिट वाली बात हो गई। मेरिट क्या हो, मेरिट वाली बात क्या होगा, अगर मैं इसे ए नॉट, किसी किसी बुक में इस तरह लिखा रहता है, मैं लिख दे रहा हूँ, ए एन कॉस एन थीटा डी थीटा, सॉरी कॉस एन थीटा एन इक्वल टू 1 to infinity प्लस बी एन साइन एन थीटा एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी। तो यहाँ मैंने 2 हटा दिया। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है। अगर इसका वैल्यू 5 है तो इसका वैल्यू 10 है, सॉरी इसका 5 है तो इस ए नोट का वैल्यू 10 है, ताकि यहाँ सेम चीज़ है। तो इसमें डिमेरिट क्या है कि हमारा फार्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा। अब यहाँ ए नोट क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ एफ थीटा इन 1 साइकिल। मैंने 2 हटा दिया है, ठीक है, तो मेरा फार्मूला डिस्टर्ब हो जाएगा, बाकी ए एन और बी एन वैसे ही रहेंगे। और मेरिट क्या है कि आप इस फार्मूले को रीअरेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैं n इक्वल टू 0 to infinity ए एन कॉस एन थीटा प्लस n इक्वल टू 0 to infinity बी एन साइन एन थीटा। ऐसा इस फॉर्मूले को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ये सिमिलरिटी आ गया। कैसे, अब ए नॉट अगर आपको निकालना है तो कॉस 0 इक्वल टू 1, तो पहला टर्म इसका ए नॉट प्लस ए वन कॉस थीटा प्लस ए टू कॉस 2 थीटा, जैसा कि हम चाह रहे थे ऐसा आ रहा है। और इधर वाले टर्म में अब पहला टर्म 0, दूसरा टर्म b1 साइन थीटा प्लस b2 साइन 2 थीटा, इस तरह बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ किसी किसी बुक में हम इस तरह पढ़ रहे हैं, किसी किसी बुक में ये वाला इस फैशन में लिखा रहता है। इस वाले फैशन का डिमेरिट ये है कि फार्मूला कांस्टेंट के लिए जो हम फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं उसमें थोड़ा फेरबदल करना पड़ रहा है, लेकिन सीरीज को लिखना बड़ा आसान हो जा रहा है। सीधे हमने लिख दिया और हमारे लिए बड़ी मतलब आसानी वाली बात हो जाती है। n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन थीटा प्लस बी एन साइन एन थीटा, है ना, आसान हो जाता है हमारे लिए लिखना। चलिए, तो हमने अभी देखा कि हम किस तरह कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं, और इनका फार्मूला रटने वाली बात नहीं है, एक बड़ा ही आसान से लहजे में लिखा हुआ है। 2 इंटू एवरेज ऑफ एफ थीटा, 2 इंटू एवरेज ऑफ एफ थीटा कॉस एन थीटा, बी एन के लिए 2 इंटू एवरेज ऑफ एफ थीटा साइन एन थीटा। इन सारी बातों को हम थोड़ा अभी मैंने थीटा के टर्म में लिखा है, टाइम के टर्म में एक्सप्रेस कर लें तो ज़्यादा बेहतर लगेगा, है ना। तो उस काम के लिए हमें करना क्या होगा, बस इतना करना है कि थीटा की जगह ओमेगा टी रख देना। क्या, अगर हम फूरियर सीरीज टाइम डोमेन में बात करें, जो कि अक्सर हम इसका इस्तेमाल कम करेंगे, टाइम डोमेन वाला ज़्यादा करेंगे, थीटा विल बी रिप्लेस बाई ओमेगा टी, ठीक है ना। तो आप इस एक्सप्रेशन को लिखना चाहेंगे तो ये एफ टी विल बी ए नॉट बाई 2 प्लस ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टी।
मैंने थीटा की जगह एन ओमेगा टी रख दिया है। और अगर आप ए नॉट की बात करेंगे 2 इंटू 0 से टी एफ टी डी टी डिवाइडेड बाई टी, वही लॉजिक माइनस टी बाई टू से प्लस टी बाई टू भी आप लिख सकते हैं। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, है ना। अगर आप ए एन की बात करेंगे 2 इंटू 0 से टी, मैं डिवाइडेड बाई टी यहीं लिख दे रहा हूँ, 0 से टी एफ टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी। एफ टी साइन एन ओमेगा टी डी टी। तो मैं थीटा वाले चीज़ को टी वाले टर्म में ले आया हूँ और ये ज़्यादा यूज़फुल है। बस मैंने थीटा को ओमेगा टी से रिप्लेस कर दिया। अब किसी लोगों के मन में ऐसा ना हो कि सारे थीटा को तो ओमेगा टी से रिप्लेस कर दिया, इसको क्यों नहीं ओमेगा टी से रिप्लेस किया, है ना। तो इस तरह के सवाल जायज़ नहीं है। अगर आपके दिमाग में इस तरह के सवाल आ रहे हैं तो फिर फूरियर सीरीज पढ़ने की जरूरी नहीं है। ऐसा इसलिए है ना, ये बता रहा है एफ इज फंक्शन ऑफ टाइम टी, और ये डिफाइन कर रहा है एफ इज फंक्शन ऑफ थीटा। अगर मैं इस तरह लिख दूं एफ इज फंक्शन ऑफ ओमेगा टी, दिस इज सेम एज एफ टी, और ये लिखने का तरीका अच्छा नहीं है, ये सही है, ठीक है ना। तो मैं अगर एफ थीटा वाला है तो उससे एफ टी वाला आ गया, और सीरीज बड़ा ही आसान है, ए नॉट बाई टू ए एन कॉस एन थीटा बी एन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इस फूरियर सीरीज में ये ड्राइव कैसे हुआ कोफिशिएंट का वैल्यू, इसे अभी के लिए हम टाल दे रहे हैं। ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हमने इसे अभी टाल के छोड़ रखा। देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप जब इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे एफ टी इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस ए वन कॉस थीटा प्लस ए टू कॉस टू थीटा एंड सो ऑन प्लस बी वन साइन थीटा बी टू साइन टू थीटा एंड सो ऑन, तब आपको यहाँ ये हार्मोनिक्स जो है A1, A2, B1, B2, इसके कोफिशिएंट के बारे में बात करें। अगर मैं एम्पलीट्यूड इधर लिखूं और उसका ये किस, नहीं मैं इधर लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा उल्टा हो गया, मैं इधर हार्मोनिक्स लिख दे रहा हूँ और इधर एम्पलीट्यूड लिख दे रहा हूँ। मैंने आपको फार्मूला दे रखा है एम्पलीट्यूड निकालने का भी। तो थीटा ये A1 है ना, या दूसरे केस में आप इसको B1 भी मान सकते हैं। उसी तरह 2 थीटा है, ये A2 है या B2 है। तीसरे केस में 3 थीटा है, A3 है या B3 है। चौथे केस में 4 थीटा है, A4 है या B4 है। तो इस तरह के सिचुएशन में आप देखेंगे कि सेकंड हार्मोनिक्स, थर्ड हार्मोनिक्स, फोर्थ हार्मोनिक्स, और मैंने आपको जो फार्मूला दे रखा है AN और BN कैलकुलेट, मैं फिलहाल AN की बात कर रहा हूँ। AN इक्वल टू 2 इंटू 0 से T एफ टी कॉस एन ओमेगा टी डी टी, या थीटा के टर्म में भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह का जो मैंने फार्मूला दे रखा है, इससे आप सारे A1, A2, A3 निकालेंगे तो आप देखेंगे
जैसे जैसे ये हार्मोनिक्स बढ़ते जा रहा है, एम्पलीट्यूड का वैल्यू घटते जा रहा है। मीन्स A1 is greater than A2 is greater than A3 and so on. Similarly, B1 is greater than B2, B3 and so on. आप जब सीरीज में नीचे आएंगे तो इस कोफिशिएंट का वैल्यू, एम्पलीट्यूड जिसे मैं बोल रहा हूँ, वो बहुत कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने से उस फॉर्मूले से मैं ये कैलकुलेट करूँगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एम्पलीट्यूड घट रहा है, तो नीचे वाले टर्म जो रहेंगे, मान लीजिए 15 थीटा, तो इसके लिए जो ये एम्पलीट्यूड आएगा ये बहुत कम आएगा और इतना कम आएगा कि सीरीज में उसे लिखे ना लिखे कोई ज़्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत बड़े टर्म में एक छोटा सा टर्म जुटेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस सीरीज में ये जो हार्मोनिक्स हम लिख रहे हैं, हार्मोनिक्स के टर्म में, इसमें शुरुआती टर्म्स ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और बाद वाले टर्म्स कम इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक उसी तरह साइन वाले टर्म के लिए भी शुरुआती टर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं और बाद वाले टर्म्स कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड, बाद वाले टर्म का एम्पलीट्यूड बहुत ही कम हो जाता है और वो मेन फंडामेंटल सिग्नल पे इफेक्ट नहीं करता है। देखिए, एक बहुत ही और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, आप इसे नोट कर लेंगे। Any two coefficients of a Fourier series are orthogonal to each other. Orthogonal to ईच अदर। कहने का मतलब ये है, आपके पास कोफिशिएंट कौन से हैं, A0 है, A1 है, A2 है, A3 है, और इनका वैल्यू क्या है आप इंटीग्रेशन की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह B1 है, B2 है, B3 है। तो मैं इस कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर इस टर्म को इस टर्म से, किसी भी दो टर्म को, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, आप ऑर्थोगोनल प्रूव कर सकते हैं। ऑर्थोगोनल कहने का मतलब क्या है, आप A1 इंटू, मैं कह रहा हूँ A1 और B1 ऑर्थोगोनल है, A1 इंटू B1 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। किस तरह आएगा हम देखेंगे अगले क्लास में। मतलब आपको अभी फिलहाल ये बात याद रखना है कि कोई दो टर्म जो है, दो कोफिशिएंट जो है फूरियर सीरीज के, वो ऑर्थोगोनल होते हैं। और ये इनका ऑर्थोगोनलिटी मतलब हमारे लिए कामों को बड़ा आसान बना देता है। इन टर्म्स का ऑर्थोगोनलिटी हमारे लिए फूरियर सीरीज के स्टडी को आसान बना देता है। हम देखेंगे किस तरह। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो क्लिप में।